-52 अध्याय 1050 विषय क्रमांक 9। लियू सिमिंग के चले जाने के बाद भी शियूकिंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अपनी आंखें बंद करके वह वहीं बैठ गया और अपने मन में एक बार फिर से सब कुछ सोचने लगा। इस मामले में गलती ढूंढना असंभव प्रतीत होता था, फिर भी जितना अधिक लियू सिमिंग ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उन्हें लगा कि इसमें कोई समस्या है। एक स्टार दिव्य अधिकारी को परीक्षण विषय बनने के लिए भेजना कोई आसान काम नहीं था, भले ही वह दिव्य न्यायालय के कानूनों के संरक्षण में कोई भी एकल स्टार दिव्य अधिकारी था। बिना किसी उल्लंघन के 9 स्टार दिव्य अधिकारियों के पास उसे परीक्षण विषय बनने के लिए भेजने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन लियू सिमिंग ने जो संकेत दिया, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि लिन शेन को परीक्षण विषय के रूप में भेजना एक तय सौदा था। इससे केवल एक बात का संकेत मिलता है, प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण था, इतना महत्वपूर्ण कि एक दैवीय अधिकारी की बलि दी जा सके। इसके अतिरिक्त लिन शेन की पिछली कार्रवाइयों पर विचार करते हुए शी यूकिंग को लगा कि लिन शेन वास्तव में एक परीक्षण विषय बनने के लिए तैयार हो सकता है। शी यूकिंग का दिल धड़क उठा, उसने अचानक अपनी आंखें खोली और तुरंत लियू सिमिंग का संचार नंबर डायल किया। कनेक्ट होने के बाद उसने तुरंत लियू सिमिंग के साथ अपना निर्णय साझा किया। इस बारे में चिंता मत करो, ये संभव नहीं है। इसके अलावा भले ही उसने इस प्रयोग को जानबूझकर किया हो, लेकिन उसके पास अपनी खुद की योजनाएं होनी चाहिए। आगे कुछ भी नहीं है, बस एक वृत्तांत है, इसलिए आपको अब इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रक्रियाएं पूरी होने से पहले बस उस पर नजर रखना सुनिश्चित करें और उसे परेशानी में पड़ने से रोकें। लियू सिमिंग ने संचार समाप्त करने से पहले अधीरता से कहा। क्या मजाक है, उसके एक छोटे से निम्न दिव्य प्राणी होने का जिक्र ही न करें। यहां तक कि 9 सितारा दिव्य अधिकारी भी नंबर 9 लैब में प्रवेश करके जिंदा नहीं बच पाएगा, लियू सिमिंग ने खुद से कहा। डिस्कनेक्टेड कम्युनिकेटर को घूरते हुए शी यूकिंग की अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव आया। उसे पता था कि तियान के साथ कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, लेकिन अगर लियू सिमिंग को इतना यकीन था कि कोई समस्या नहीं होगी और फिर भी उसने कोई कारण नहीं बताया, तो इसका मतलब केवल यही हो सकता था कि प्रयोग उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था जितना उसने सोचा था, और उसे जानने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि इससे उनकी चिंता और बढ़ गई। अगर इतने महत्वपूर्ण प्रयोग में कोई समस्या आ गई, तो यह और भी ज्यादा परेशानी वाली बात होगी। लेकिन लियू सिमिंग ने पहले ही आदेश दे दिया था, इसलिए उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, सिवाय इसके कि वह प्रयोगशाला में भेजे जाने से पहले तियान की योजना में कोई खामी ढूंढने की उम्मीद कर सकता था। शी यूकिंग ने एक पल की भी देरी किए बिना लिन शेन पर और भी अधिक ध्यान से नजर रखी। लिन शेन को पता था कि उसकी योजना सफलता के करीब है, केवल नंबर 9 लैब में प्रवेश करके ही उसे पर्याप्त अराजकता पैदा करने का मौका मिलेगा। 2 दिन भी नहीं बीते थे कि लिन शेन काम पर रिपोर्ट करने के लिए एज्योर स्काईरियल में पहुंचे और उनके सुरक्षा विभाग के सहकर्मियों द्वारा स्वागत किए जाने के बजाय उनकी मुलाकात 2 8 सितारा दिव्य अधिकारियों से हुई जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों भावशून्य अधिकारियों ने लिन शेन को अपने साथ आने का आदेश दिया। जब लिन शेन ने पूछा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया। 8 सितारा दिव्य अधिकारियों में से एक ने अपनी चाल चली और तेजी से लिन शेन को अपने वश में कर लिया। लिन शेन ने प्रतिरोध करने का प्रयास किया, लेकिन अफसोस 8 सितारा दिव्य अधिकारी बहुत तेज था। एक दिव्य कलाकृति की जंजीर ने उसे कसकर बांध दिया, जिससे उसे वापस लड़ने का कोई मौका नहीं मिला। 2 8 सितारा दिव्य अधिकारियों ने उन्हें सीधे प्रयोगशाला में पहुंचाया, जहां निदेशक लिन और झांग जियाहाओ, जो पहले से ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ने उनका स्वागत किया। आप वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लिन शेन ने सदमे और घबराहट में चिल्लाया। झांग जियाहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, शोध संस्थान में आपका स्वागत है। अब से आप हमारा हिस्सा हैं। आप चाहते हैं कि मैं एक शोधकर्ता बनूं। मुझे इनमें से कुछ भी समझ नहीं आता, और मुझे इस तरह यहां लाने का आपका क्या मतलब है? लिन शेन ने दांत पीसते हुए पूछा। झांग जियाहाओ ने उदासीनता से कहा, आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हमारे निर्देशों का पालन करने की जरूरत है। नंबर 9 विषय तक पहुंचना कठिन है, जिससे विस्तृत प्रयोग असंभव हो जाते हैं। यह संयोग से पता चला कि लिन शेन में नंबर 9 विषय की दुष्ट क्षमताओं के प्रति कुछ हद तक प्रतिरोध है। निर्देशक लिन को इसकी सूचना देने के बाद निर्देशक ने मौके पर ही लिन शेन को खुद एक विषय में बदलने का फैसला किया। हाँ, एक विषय, शोधकर्ता नहीं। भले ही लिन शेन में कुछ प्रतिरोध हो, लेकिन ये पूरी तरह से प्रतिरक्षा की गारंटी नहीं देता है।
अगर वह नंबर 9 विषय के संपर्क में आता है और कुछ बुरा लेकर आता है, तो ये दूसरों तक फैल जाएगा, ये परेशानी की बात होगी। इसलिए उन्होंने जो योजना बनाई वह ये थी कि लिन शेन और नंबर 9 विषय को एक साथ रखा जाए। लिन शेन को उनके प्रयोगों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होना था, लेकिन साथ ही वह निगरानी के तहत एक विषय भी होगा। चाहे प्रयोग सफल हो या असफल, लिन शेन का विनाश होना तय था। लिन शेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसके सभी उपकरण और कपड़े उतार लिए गए थे। फिर उसे शोधकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष रूप से डिजाइन किए गए सुरक्षात्मक सूट पहनाए गए और नंबर 9 लैब में भेज दिया गया। पूरी प्रयोगशाला विशेष सामग्रियों से बनाई गई थी। बाहर कैरेट के हिसाब से बेची जाने वाली सामग्रियों का इस्तेमाल प्रयोगशाला के सीलबंद दरवाजों को बनाने में किया गया था, जो 1 मीटर से ज्यादा मोटे थे और शायद उनका वजन कई टन था। प्रयोगशाला में प्रवेश करने के बाद ही लिन शेन के शरीर पर लगी जंजीरें अपने आप खुल गईं। लैब के अंदर लिन शेन ने गहरी सांस लेने की आवाज सुनी। हर सांस लंबी और भारी थी, जैसे कि कोई व्हेल या बैल पानी पी रहा हो। हवा के तेज झोंके के साथ सांस छोड़ने में काफी समय लग रहा था। तियान, ये प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं, तो आपके प्रयास स्वाभाविक रूप से किसी की नजर में नहीं आएंगे। कम से कम आप सीधे 1 स्टार से 4 स्टार तक जा सकते हैं। झांग जियाहाओ ने लिन शेन को मनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसी स्थिति में केवल एक मूर्ख ही उस पर विश्वास करेगा। क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? मुझे अभी बाहर निकालो, या मैं आपके किसी भी प्रयोग में सहयोग नहीं करूंगा। लिन शेन पहले ये समझना चाहता था कि वास्तव में नंबर 9 विषय क्या था और इसने उन्हें इतना भयभीत क्यों किया। केवल ये जानकर कि नंबर 9 विषय वास्तव में क्या था, वह बेहतर अराजकता पैदा कर सकता था। निर्देशक लिन झांग जियाहाओ की तरह पाखंडी नहीं थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, यदि आप जीना चाहते हैं, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। कम से कम तुम्हें पहले मुझे ये तो बताना होगा कि वास्तव में यहाँ क्या है। लिन शेन ने दांत पीसते हुए पूछा। झांग जियाहाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं कि यह क्या है, तो भी मुझे डर है कि तुम समझ नहीं पाओगे। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं ये जानते हुए मरना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अन्यथा मुझसे कुछ भी करने की उम्मीद मत करो। लिन शेन बस बैठ गया। वे लिन शेन की धमकी के प्रति उदासीन लग रहे थे। निर्देशक लिन ने शांति से कहा, आप ऐसा करेंगे, स्वेच्छा से या नहीं? आपको ये बताने में कोई बुराई नहीं है। क्या आपने कभी अल्टीमेट क्रिएचर्स के बारे में सुना है? आप मुझे ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि नंबर 9 विषय एक शासक के समान एक परम प्राणी है ना? लिन शेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। आप बहुत अज्ञानी हैं। तथाकथित परम प्राणी केवल ऐसे प्राणी नहीं हैं जो उच्च दिव्य प्राणी से ऊपर रैंक करते हैं। वास्तव में परम प्राणियों के अलग अलग स्तर भी होते हैं। उनके निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग होते हैं। हालांकि परम प्राणियों में सामान्य दिव्य प्राणियों की तुलना में अधिक क्षमता होती है। वे ऊपरी स्तर को तोड़कर दूसरे उच्चतर स्तर तक पहुंच सकते हैं। झांग जियाहाओ ने विनम्रता से कहा। नंबर 9 विषय परम प्राणियों में से एक है। इसका स्तर अभी भी केवल ऊपरी है और इसने अभी तक वह कदम नहीं उठाया है। जैसे ही झांग जियाहाओ के शब्द निकले, गहरी सांसें अचानक बंद हो गईं। फिर कदमों की आवाज सुनाई दी और धीरे धीरे अंदर से एक आकृति उभरी। लिन शेन का सारा सामान जब्त कर लिया गया था। उसे केवल एक आइसोलेशन सूट पहनाया गया था। उसके पास कुछ भी नहीं था। इस परम प्राणी का सामना करते हुए लिन शेन केवल मुश्किल से ही अपनी शक्ति जुटा पाया, लेकिन एक निचले परम प्राणी, उग्र दुष्ट देवी को मारना पहले से ही एक थका देने वाला कार्य था। एक उच्च परम प्राणी का सामना करना शायद उसकी क्षमता से परे था। लिन शेन प्रयोगशाला के अंदर की ओर देखता रहा। जैसे ही वह आकृति धीरे धीरे उभरी, जब उसका रूप पूरी तरह से प्रकट हुआ, तो लिन शेन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसके सामने खड़ा प्राणी वयस्क बिल्ली जितना भी बड़ा नहीं था। मुट्ठी से थोड़ा बड़ा, सुनहरे शरीर वाला, एक पीले रंग का नेवला जैसा, आश्चर्यजनक रूप से मांस और खून से बना हुआ। उसकी एक जोड़ी जीवंत सुनहरी आंखें थीं, जिनके भीतर ऐसा लग रहा था जैसे कि संकेंद्रित सुनहरे छल्ले हों। इस लघु प्राणी को देखकर लिन शेन को इसे ऊपरी परम प्राणियों के साथ जोड़ना मुश्किल लगा। अगर उसने इसे यहाँ नहीं देखा होता, तो वह इसे एक साधारण छोटे जानवर के रूप में ले लेता। जानवर की सुनहरी आंखें लिन शेन पर टिकी हुई थीं। उसकी पुतलियों में छल्लों के समान झिलमिलाती हुई आंखें लिन शेन के शरीर की जांच कर रही थीं। झांग जियाहाओ की आवाज नंबर 9 लैब में प्रवेश कर गई। इसके प्यारे रूप से मूर्ख मत बनो, ये दुनिया के सबसे विषैले जीवों में से एक है। इसके शरीर में प्लेग जैसी शक्ति है,
इसके साथ सीधे संपर्क या यहाँ तक कि इसके द्वारा छुई गई वस्तुओं के साथ अप्रत्यक्ष संपर्क भी इस शक्ति से संक्रमित हो सकता है, जिसके मामूली मामलों में मृत्यु हो सकती है और गंभीर मामलों में मृत्यु से भी बदतर स्थिति हो सकती है। तुम्हारे शरीर में कुछ है, या अधिक सटीक रूप से तुम्हारे भीतर कुछ है, जो इस शक्ति से प्रतिरक्षा करता है। इसलिए जब तक तुम प्रयोग पूरा करने में हमारी मदद करते हो तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा तुम्हें बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तुम्हारा सितारा स्तर सीधे 4 सितारों या उससे ऊपर तक बढ़ जाएगा। झांग जियाहाओ ने कहा। तियान को बिना किसी असामान्यता के स्थिर खड़ा देखकर और उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। निर्देशक लिन की आंखों में भी आश्चर्य की चमक थी। वास्तव में, जैसा कि उन्होंने सोचा था, तियान परम प्राणी से अप्रभावित था। हालांकि यह अस्थायी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए यह पर्याप्त था। लिन शेन ने झांग जियाओ को नजरअंदाज कर दिया और बस उस छोटे जीव को घूरता रहा। छोटे से जानवर पर लिन शेन ने एक धागा देखा जो बाल के एक रेशे से भी पतला था, लगभग पारदर्शी, जो प्राणी को एक पट्टे की तरह बांध रहा था, जिसका दूसरा सिरा प्रयोगशाला की गहराई में फैला हुआ था, जिसका संबंध अज्ञात था। जैसे ही प्राणी इस बिंदु के पास पहुंचा, उसके शरीर का धागा तना हुआ हो गया और वह आगे नहीं बढ़ सका। तियान, क्या तुमने सुना? झांग जियाहाओ ने लिन शेन को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए देखा और कुछ गुस्से से चिल्लाया। अगर आपने मेरे साथ ठीक से बातचीत की होती तो मैं सहयोग करने को तैयार हो सकता था, लेकिन जिस तरह से आप मेरे साथ व्यवहार करते हैं और अभी भी मेरे सहयोग की उम्मीद करते हैं, क्या ये हास्यास्पद नहीं है? लिन शेन ने ठंडे स्वर में कहा। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो आपके पास केवल एक ही रास्ता है, मौत। झांग जियाहाओ ने ठंडी आवाज में कहा। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो भी प्रयोग जारी रह सकता है और आपको और भी अधिक कष्ट होगा। बेहतर होगा कि आप इस पर विचार करें। आप वास्तव में मुझे एक व्यक्ति के रूप में नहीं मानते हैं, है ना? मत भूलिए, मैं भी स्टार गॉड पैलेस का एक हिस्सा हूं, एक आधिकारिक स्टार दिव्य अधिकारी। क्या आप मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करके सेलेस्टियल कोर्ट के कानूनों से डरते नहीं हैं? लिन शेन की निगाहें निगरानी कैमरों के स्थान की तलाश में आसपास की खोज कर रही थीं। वह जानता था कि प्रयोगशाला की पिछली दीवार एक तरफा दर्पण थी, लेकिन इस बाहरी कमरे के अलावा एक आंतरिक कक्ष भी था, जो वह स्थान था जहां प्राणी सोता था। हालांकि दोनों जगहों के बीच दृश्य को बाधित करने वाला कोई दरवाजा नहीं था, फिर भी कुछ अंधे स्थान थे जहां निगरानी उपकरण होने चाहिए। अगर वह उन्हें ढूंढकर नष्ट कर सकता तो वह उन्हें अंदर देखने से रोक सकता था। अगर कानून आपकी रक्षा कर सकता तो आप यहां नहीं होते, झांग जियाहाओ ने ठंडे स्वर में कहा। लॉर्ड लियू ने प्रयोग में सहायता करने के लिए पहले ही आपसे आवेदन कर दिया है। अब भले ही आप प्रयोगशाला में मर जाएं, आप किसी भी कानून द्वारा संरक्षित नहीं होंगे और आपका जीवन और मृत्यु हमारी मर्जी पर निर्भर करता है। बेहतर होगा कि आप हमारे साथ सहयोग करने या न करने के बारे में सावधानी से सोचें। निर्देशक लिन, क्या ये सच है? लिन शेन ने एक तरफा दर्पण वाली दीवार की ओर देखा और पूछा। सहयोग करो और प्रयोग सफल होने के बाद भी तुम जीवित रह सकते हो, यदि नहीं तो तुम प्रयोग को प्रभावित किए बिना और अधिक कष्ट भोगोगे और तुम्हारा जीवन अभी भी यही रहेगा। अपना चुनाव करो, निर्देशक लिन ने उदासीनता से कहा। लिन शेन ने मन ही मन उपहास किया। उसे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि प्रयोग पूरा होने के बाद वह जीवित रहेगा। यह प्रयोग कितना महत्वपूर्ण था, इसे एक तरफ रखते हुए इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह एकमात्र स्टार दिव्य अधिकारी इस तरह के महत्वपूर्ण प्रयोग में भाग लेने के बाद जीवित बचेगा। वर्तमान परिस्थितियों में भी यह कहा जा सकता है कि लियू सिमिंग, डायरेक्टर लिन और झांग जियाहाओ सभी उसके विरोधी बन गए थे। क्या वे उसे जीवित जाने देंगे? तो फिर मेरी जिंदगी यहीं छोड़ दो। लिन शेन बैठ गया, मानो उसने खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर दिया हो। अब और बकवास नहीं, चलो शुरू करते हैं। निर्देशक लिन शेन से और कुछ कहने में बहुत आलसी थे। उन्होंने सीधे झांग जियाहाओ को निर्देश दिया। झांग जियाहाओ ने बिना कोई शब्द गनवाई मशीन के पास जाकर उसे चलाना शुरू कर दिया। लिन शेन प्रयोगशाला के फर्श पर बैठा था और अपने सामने बैठे छोटे जानवर को देख रहा था, जो भी उसे देख रहा था। मानव और जानवर की आंखें एक दूसरे से मिल गई थीं, दोनों में से कोई भी कोई हरकत नहीं कर रहा था। अचानक लिन शेन ने देखा कि जानवर के शरीर को बांधने वाले पारदर्शी तंतु प्रकाशित हो गए और प्रवाहित प्रकाश की धारियां तंतुओं के माध्यम से जानवर के शरीर में प्रवेश कर गईं। छोटा जानवर तुरंत तनाव में आ गया, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका फर इस तरह खड़ा हो गया मानो वह फट गया हो।
इसकी पुतलियां, जो पहले से ही सोने से घिरी हुई थीं, अचानक अत्यंत चमकदार हो गईं और उनमें से सोने के छल्लों में चमकती हुई चमकदार रोशनी निकलने लगी। एक पल के लिए उसकी आंखों में देखते हुए लिन शेन को चक्कर और हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कि वह बेहोश होने वाला हो। लिन शेन ने तुरंत अपनी नजर हटा ली, लेकिन चक्कर आने की अनुभूति गायब नहीं हुई। इसके विपरीत ये और भी गंभीर हो गई। लिन शेन ने महसूस किया कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। वह इस अनुभूति का विरोध करते हुए अपने शरीर के भीतर शक्ति को प्रवाहित कर रहा था और इस अजीब शक्ति का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। विकास सिद्धांत स्वतः सक्रिय होकर बेतहाशा प्रवाहित होने लगा। वह अभी तक बेहोश नहीं हुआ है। विषय संख्या 9 की क्षमताओं के प्रति उसका प्रतिरोध हमारी अपेक्षा से अधिक है। लिन शेन को अभी भी चलने में सक्षम देखकर निर्देशक लिन के चेहरे पर सुखद आश्चर्य की झलक दिखाई दी। क्या हमें तीव्रता बढ़ानी चाहिए? झांग जियाहाओ के चेहरे पर भी खुशी के भाव थे। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे काम करो, उसे मत मारो, हमारे पास अभी भी उसके लिए कई प्रयोग बाकी हैं, निर्देशक लिन बोले। वे लिन शेन के प्रतिरोध के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। उन्होंने पहले ही उसकी तलाशी ले ली थी और उसके पास कोई दिव्य कलाकृति नहीं बची थी, विशेषकर उनकी दिव्य आर्टिफैक्ट स्नाइपर राइफल, जिसे अन्य वस्तुओं के साथ जब्त कर लिया गया था और एक भंडारण कैबिनेट में बंद कर दिया गया था। हाथ में दिव्य कलाकृति के बिना वह, एक निम्न दिव्य प्राणी, अपनी शक्ति की परवाह किए बिना कुछ भी नहीं कर सकता था। नम 9 प्रयोगशाला की सामग्रियों को तो उच्च दिव्य प्राणियों के लिए भी तोड़ना कठिन होगा, निम्न दिव्य प्राणियों की तो बात ही छोड़िए। टकराना। जब दोनों मॉनिटर के माध्यम से स्थिति को देख रहे थे तो स्क्रीन अचानक काली हो गई। मॉनिटर क्यों टूट गया? डायरेक्टर लिन ने भौहें सिकोड़ी। झांग जियाहाओ ने स्मार्ट ब्रेन निकाला, जिसने बताया कि मॉनिटर क्षतिग्रस्त है। अभी के लिए प्रयोग बंद करो, निर्देशक लिन ने कहा और अंदर देखने के लिए एक तरफा पारदर्शी दीवार के पास चले गए। प्रयोगशाला में लिन शेन दीवार के सहारे झुका हुआ बैठा था। केवल उसकी पीठ दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर नाटकीय रूप से हिल रहा था। अभी भी नंबर 9 विषय के प्रभाव में था और नंबर 9 विषय वहीं खड़ा था, लिन शेन को गौर से देख रहा था। क्योंकि प्रयोग बंद हो चुका था, इसलिए विषय क्रमांक 9 के बारीक रेशे अब चमक नहीं रहे थे तथा उसका रोएदार फर धीरे धीरे चिकना हो गया था। अजीब बात है, निगरानी कैसे टूट सकती है? सुरक्षा के लिए बाहर एक अलगाव ढाल है। नंबर 9 विषय की शक्ति इसे नष्ट करने में सक्षम नहीं होनी चाहिए। झांग जियाहाओ आया एक तरफा दर्पण के माध्यम से स्थिति को देखते हुए और उसने देखा कि मॉनिटर टूट गया था। उसने लिन शेन को मुद्दा नहीं माना था। एक निम्न दिव्य प्राणी ढाल की सामग्री को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अचानक लिन शेन, जो उनकी ओर पीठ करके बैठा था, अचानक उठ खड़ा हुआ, घूमा और अपने हाथों को एक तरफा दर्पण पर दबाया। उसकी आंखें बाहर उन पर टिकी थीं। इससे झांग जियाहाओ चौंक गए और सहज ही पीछे हट गए। आधा कदम पीछे हटने के बाद उसे याद आया कि लिन शेन उन्हें नहीं देख सकता था या संभवतः बचकर भाग नहीं सकता था, और कुछ हद तक परेशान और शर्मिंदा होकर उसने धीरे से अपने होठों पर शाप दिया। निर्देशक लिन ने लिन शेन को देखते हुए भौहें सिकोड़ ली और सोचने लगे कि आखिर किस चीज ने मॉनिटर की सुरक्षा को तोड़ दिया था। उनका प्रारंभिक संदेह लिन शेन पर नहीं था। उन्हें मुख्य रूप से संदेह था कि उत्तेजना के दौरान नंबर 9 विषय के साथ कुछ गलत हो गया होगा, जिससे मॉनिटर की ढाल प्रभावित हुई होगी। निर्देशक लिन, मुझे बाहर जाने दीजिए, लिन शेन ने वन वे बैरियर पर दबाव डालते हुए मांग की। झांग जियाहाओ ने तुरंत बीच में कहा, सपने देखना बंद करो, बस प्रयोग में सहयोग करो और तुम्हें कम कष्ट होगा। तुम सच में मुझे बाहर नहीं जाने दोगे? लिन शेन ने कहा, धीरे धीरे नंबर 9 विषय और वन वे बैरियर के बीच की स्थिति में पीछे हटते हुए। झांग जियाहाओ ने गुस्से में कहा, मुझे आपको कितनी बार ये बताना होगा कि प्रयोग में उचित सहयोग करें। आपके बचने की संभावना बहुत कम है। अगर आप मर जाते हैं तो यह आपकी अपनी गलती होगी। यदि आप मुझे बाहर नहीं जाने देंगे तो मैं खुद बाहर निकल जाऊंगा। लिन शेन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक तरफा अवरोधक की ओर बंदूक का इशारा किया। झांग जियाहाओ और निर्देशक लिन को लगा कि लिन शेन नंबर 9 विषय की शक्ति से पागल हो गया है। उसने अपने हाथ का उपयोग ऐसे किया जैसे कि वह एक तरफा अवरोध पर निशाना साधने वाली एक हैंडगन हो, और यहां तक कि उसने कहा कि वह खुद ही बाहर निकल जाएगा। केवल एक पागल आदमी ही ऐसी बात कह सकता है। एक तरफा अवरोध की सामग्री को तोड़ना तो एक उच्चतर दिव्य सत्ता के लिए भी कठिन होगा, एक निहत्थे निम्नतर दिव्य सत्ता के लिए तो और भी कठिन होगा। उस स्नाइपर बंदूक के बिना उसके जैसा निम्न दिव्य प्राणी संभवतः क्या कर सकता था?
दोनों ने लिन शेन की बातों को खारिज कर दिया, केवल ये सोचकर कि लिन शेन नंबर 9 विषय की शक्ति से प्रभावित था, जिससे वे कुछ चिंतित थे कि क्या वह आगामी प्रयोगों को पूरा कर पाएगा। ऐसा लग रहा था कि नंबर 9 विषय की शक्ति के प्रति लिन शेन की प्रतिरक्षा उतनी मजबूत नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। झांग जियाहाओ अपनी पिछली वापसी से शर्मिंदा होकर अब लिन शेन की उंगली द्वारा बताई गई दिशा में खड़ा था, फिर भी उसका दूर जाने का कोई इरादा नहीं था। माइक्रोफोन को पकड़ते हुए झांग जियाहाओ ने घृणा से कहा, तियान, इससे बाहर निकलो, ये सपने देखने का समय नहीं है, प्रयोग में हमारे साथ सहयोग करना ही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। लिन शेन ने झांग जियाहाओ की बातों पर ध्यान नहीं दिया, अपने हाथ से एक बंदूक बनाए और वन वे बैरियर के खिलाफ फिंगर सैंड का इस्तेमाल किया। उसकी उंगलियां तेजी से ऊपर की ओर हिल रही थीं, जैसे कि वास्तव में बंदूक चला रही हो। झांग जियाहाओ ने सोचा कि लिन शेन मजाक कर रहा है, क्योंकि वह लिन शेन की उंगलियों से कोई शक्ति निकलती हुई भी नहीं देख सकता था। हालांकि अगले ही पल एक तरफा अवरोधक अचानक टूट गया, मानो किसी अदृश्य गोली ने उसमें छेद कर दिया हो। झांग जियाहाओ समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका, एक तरफा अवरोध के बहुत करीब खड़ा होने के कारण फिंगर सैंड उसमें घुस गया और सीधे उसके सिर पर जा लगा, जिससे वह छेद कर गया। झांग जियाहाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका चेहरा सदमे और अविश्वास से भर गया, उसके विचार उसी क्षण जम गए, उसका शरीर पीछे की ओर गिर रहा था। निर्देशक लिन की आंखें भी चौड़ी हो गईं, वह विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि लिन शेन, एक निम्न दिव्य प्राणी, अकेले हाथों से एक तरफा अवरोध को तोड़ सकता है, जो लगभग असंभव कार्य है। निर्देशक लिन को अचानक एहसास हुआ कि परम दिव्य प्राणी प्रतियोगिता में लिन शेन का प्रदर्शन स्नाइपर बंदूक की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसके पास बेहद भयानक क्षमताएं थीं। बैंग बैंग बैंग, उस समय डायरेक्टर लिन स्तब्ध रह गए। लिन शेन ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, एक हाथ से लगातार वन वे बैरियर पर गोलियां चलाईं, दूसरे हाथ से नंबर 9 सब्जेक्ट पर गोलियां चलाईं। डायरेक्टर लिन और उनकी टीम ने लिन शेन के शरीर से सब कुछ खोज लिया था और ले लिया था। लिन शेन ने इसकी उम्मीद की थी, केवल कुछ तुच्छ चीजें उसके पास रखी थीं, और फिर दिव्य आर्टिफैक्ट स्नाइपर राइफल थी। हर किसी को लगा कि यह स्नाइपर राइफल की क्षमता है जो अदम्य गोलियां दाग सकती है, लेकिन वास्तव में यह सुपर बेस डिवाइन शॉट की शक्ति थी। यहां तक कि स्नाइपर राइफल का उपयोग किए बिना, केवल अपने हाथों को बंदूक की तरह उपयोग करके, वह अभी भी सुपर बेस दिव्य शॉट की क्षमता को सक्रिय कर सकता था। वन वे बैरियर पर कई गोलियां लगीं और वह टूटने लगा, लेकिन वह बहुत मोटा था और अभी तक टूटा नहीं था। इस बीच अमर रेशम बंधन नंबर 9 विषय को लिन शेन की फिंगर सैंड द्वारा काट दिया गया था, और नंबर 9 विषय ने एक उत्साहित तीखी चीख निकाली, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। उसका शरीर हिंसक रूप से फूल गया, अमर रेशम से मुक्त हो गया, उसकी आंखें लिन शेन द्वारा बनाए गए छिद्रों से झांक रही थीं, और बाहर निर्देशक लिन पर टिकी हुई थी। निर्देशक लिन के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी, और वह भागने के लिए मुड़ा। उसके दिल में गहरा पछतावा हो रहा था, लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि एक निम्न दिव्य प्राणी नंबर 9 लैब में प्रवेश कर सकता है और यहां तक कि एक परम प्राणी को बांधने वाले अमर रेशम को भी काट सकता है। धमाका। निर्देशक लिन तेज थे, लेकिन उस विचित्र प्राणी से ज्यादा तेज नहीं। वह प्राणी सुनहरी रोशनी में बदल गया और छिद्रित वन वे बैरियर से टकराया, तथा भागते हुए डायरेक्टर लिन पर झपट्टा मारा। डायरेक्टर लिन ने एक दानव देवता की तरह आभा उत्सर्जित की, लेकिन प्राणी बहुत तेज था। दिव्य आत्मा प्रकाश छाया को चकनाचूर कर दिया और डायरेक्टर लिन को जकड़ लिया, उनके दाहिने हाथ को काट लिया जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, फिर उनकी गर्दन तोड़ दी। एक उच्च दिव्य सत्ता को पलक झपकते ही उस प्राणी ने क्रूरतापूर्वक घायल कर दिया, तथा चारों ओर रक्त और अंग बिखर गए। डायरेक्टर लिन को मारने के बाद प्राणी ने अपना सिर घुमाया और लिन शेन की ओर देखा, जो अभी भी नंबर 9 लैब के अंदर था। उसका खून से लथपथ चेहरा और उजागर सफेद तीखे दांत लिन शेन के दिल की धड़कन बढ़ा रहे थे। उसने उस प्राणी की ओर अपनी उंगली उठाई और एक क्षण के लिए मनुष्य और जानवर के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया। अगले ही क्षण उस प्राणी ने अपना सिर घुमाया, उसका रूप सुनहरी रोशनी में बदल गया और वह दीवार को तोड़ता हुआ सुनसान क्षेत्र से भाग निकला और पलक झपकते ही गायब हो गया। लिन शेन ने बाहर से भयानक चीखें सुनी, उसके बाद विभिन्न चीजों के टूटने की आवाजें और पीड़ा की चीखें सुनी। लिन शेन ने अब और संकोच नहीं किया, वो उस प्राणी द्वारा बनाए गए छेद से रेंगते हुए बाहर आया, और बाहर पहुंचने पर उसने देखा कि हर जगह लाशें और खून बिखरा हुआ था, एक भी जीवित नहीं बचा था। लिन शेन स्टोरेज लॉकर की ओर दौड़ा, उसे तोड़ दिया, अपना सामान उठाया और फिर बाहर चला गया।
जैसे ही वह प्रायोगिक विषयों वाले कमरों के पास से गुजरा, उसने प्रयोगशालाओं के ताले खोल दिए, विषयों को बांधने वाले अमर रेशम को तोड़ दिया और तेजी से वहां से चला गया। शोध केंद्र में लगभग कोई भी जीवित नहीं बचा था। इतने लंबे समय तक प्रताड़ित होने के कारण ये प्राणी संस्थान में सभी के प्रति घृणा से भर गया था और उन्हें नहीं छोड़ता था। लिन शेन ने कंटेनरों को तोड़ दिया, अर्धचेतन वेई की ओर दौड़ा और उसे उठा लिया। मत छूना, खतरनाक है, वेई ने धुंधले ढंग से कहा। फिर भी इस अवस्था में भी उसने लिन शेन को पहचान लिया और उसे उसकी काय के खतरे से आगाह किया। लिन शेन ने परवाह नहीं की, वेई को बाहर ले गया और जैसे ही वह डीएस बड़ी वाले कंटेनर के पास पहुंचा, डीएस बड़ी पहले ही उठकर एक तरफ भाग गई थी। जैसे ही लिन शेन ने कंटेनर को तोड़ा, डीएस बड़ी भी बाहर निकल आए। मेरे पीछे आओ, लिन शेन ने अपने रास्ते में आने वाले कंटेनरों पर गोली चलाना जारी रखा, एक के बाद एक कंटेनरों को भेदते हुए। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अंदर मौजूद लोग मुक्त हो पाएंगे या नहीं, उसका लक्ष्य बस उन कंटेनरों को यथासंभव नष्ट करना था।